हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज है दिनांक 26 सितंबर 2023। आइए देखते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में छपे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। जो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हीं को देखेंगे। द हिंदू के फ्रंट पेज पर छपा है AIADMK एग्जिट्स NDA आफ्टर टाइज विद बीजेपी टर्न्ड बिटर। तो NDA के साथ मतलब बीजेपी के साथ रिश्ते खराब होने के बाद AIADMK ने NDA से बाहर निकलने का फैसला लिया है। AIADMK इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुन्नेत्र कझागम। ठीक है, तो इसने NDA छोड़ने का निर्णय लिया है। NDA का फुल फॉर्म क्या होता है आप जानते हैं? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। AIDMK जो है ये तमिलनाडु में मेन ओपोजिशन पार्टी है। ठीक है, अब इसने रीज़न क्या बताया है कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट या फिर स्टेट लीडरशिप उसके साथ रिश्ते ख़राब हो गए हैं, क्योंकि स्टेट लीडरशिप वो मनमानी करता है और प्लान्ड तरीके से AIADMK की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। ये सारी बातें कहीं के पलानीसामी ने, ठीक है, रेजोल्यूशन को पढ़ते हुए ये सारी बातें कहीं। अब 2024 में AIDMK एक अलग अलायंस बनाएगा, मतलब बनाएगा तो पहले ही, लेकिन 2024 में लोकसभा इलेक्शन लड़ेगा उस कोalition के साथ। ठीक है, चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल है टिबेटन्स आर सीकिंग मोर ऑटोनॉमी नॉट सेपरेशन फ्रॉम चाइना सेज दलाई लामा। दलाई लामा ये कहाँ के हैं? ओरिजिनली तिब्बत के हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। ठीक है, और दलाई लामा 1959 में तिब्बत से भागकर इंडिया में आया एज एन असाइलम। ठीक है, इसने कहा कि हम रहेंगे तो चाइना का पार्ट ही, लेकिन तिब्बत एक ऑटोनॉमी कंट्री होगी, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा अपना होगा, चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये मांग कर रहे हैं चाइना से। चाइना ने दलाई लामा के इस क्लेम को ठुकरा दिया है, रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि दलाई लामा एक सेपरेटिस्ट है। ठीक है, जो चाइना से तिब्बत को अलग करना चाहता है। दलाई लामा इंडिया के कुछ स्टेट्स को विजिट करने वाले हैं, जैसे सिक्किम, कर्नाटका और बोध गया जो बिहार में है, तो इनका विजिट करने वाले हैं इस साल। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन यूपी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर सवाल उठाए हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या यूपी में और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया? मुजफ्फरनगर शहर का नाम है, मुजफ्फरनगर। यहाँ के एक स्कूल में स्कूल टीचर ने अपने ही स्टूडेंट से कहा कि उनके क्लासमेट जो 7 ईयर ओल्ड बॉय है ये मुस्लिम है, तो इनको थ्रेस करो, मतलब उनको पीटो। ठीक है, मतलब इस तरह का एक कम्युनल रिमार्क्स दिया स्कूल टीचर ने, मुजफ्फरनगर के स्कूल टीचर ने। तो इसी को लेकर के बवाल हो गया और इनके ऊपर इस स्कूल टीचर के ऊपर FIR
लॉन्च कर दी गई। लेकिन एफआईआर में काफ़ी डिले डैली वाली सिस्टम अपनाया गया, ठीक है, और एफआईआर को जल्दी से नहीं लिया गया, और ऊपर से उसमें एफआईआर को इग्नोर किया गया, मतलब एक नेगलेक्ट किया जाता रहा पहले, तो इसके बाद लिया भी तो बहुत देरी से लिया। तो इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ये क्रिटिसाइज किया इस चीज़ को, और कहा कि द मैनर इन विच द इंसिडेंट हैज़ हैपन्ड शुड शॉक द कंसाइंस ऑफ द स्टेट। इट इज़ नॉट जस्ट समथिंग, दिस इज़ वेरी सीरियस। इसको बहुत सीरियसली लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि एफआईआर पर जल्दी एक्शन करो, इस पर जल्दी काम करना शुरू करो, ठीक है। तो मतलब ये एक कम्युनल रिमार्क्स का केस है कि एक स्कूल टीचर जिसको सेक्युलर तरीके से सभी स्टूडेंट्स को शिक्षा देनी चाहिए, सेक्युलरिटी का पाठ पढ़ाना चाहिए, लेकिन स्कूल टीचर ने एक मुस्लिम स्टूडेंट को पीटने के लिए अपने स्टूडेंट्स को आदेश दिया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। अगला आर्टिकल एशियन गेम्स 2023 से रिलेटेड है। शूटिंग स्टार्स वुमेन क्रिकेट टीम मेक इंडिया प्राउड ऑन डे 2 ऑफ एशियाड। एशियन गेम्स अभी कहाँ पे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं हांगजू में, ठीक है। हांगजू कहाँ है? चाइना में, ठीक है। तो सेकंड डे एक गोल्ड मेडल मिला इंडिया को, और गोल्ड मेडल किस गेम से आया? ये आया 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन से। इस एयर राइफल कंपटीशन में 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में 3 लोगों ने हिस्सा लिया मतलब 3 लोगों की टीम थी। ऐश्वर्या प्रताप सिंह, ठीक है, दूसरा है रुद्रांश पाटिल, और तीसरा है दिव्यांग सिंह पनवार। तो ये 3 लोगों की टीम थी, इसने गोल्ड मेडल हासिल किया। और वुमेन क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराया, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ थी। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, चलते हैं अगले न्यूज़ पर। अगला आर्टिकल है स्पीकर टू हियर प्लीज अगेंस्ट शिवसेना MLAs ऑन अक्टूबर 13। तो स्पीकर शिवसेना के MLAs के ऊपर जो प्ली डाली गई है, पिटिशन डाली गई थी, उस पर सुनवाई करेगा स्पीकर। एकनाथ शिंदे गुट के 39 MLAs के ऊपर इनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पिटिशन डाली गई थी, और ये पिटिशन किसने डाली थी? ठाकरे गुट ने, क्योंकि आप जानते हैं कि शिवसेना ये 2 भागों में ये डिवाइड हो गया था। एक तो एकनाथ शिंदे का गुट था और दूसरा ठाकरे का गुट था, उद्धव ठाकरे, ठीक है। तो उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के 39 MLAs के ऊपर पिटिशन डाली थी कि इनको डिस्क्वालीफाई करो, और इस पर लगाने की मांग की थी एंटी डिफेक्शन लॉ। आप जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में 52nd अमेंडमेंट के अंदर लाया गया था। अब स्पीकर ने कहा है कि इस पिटीशन पर सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी, ठीक है। शिवसेना कब स्प्लिट हुआ था? ये स्प्लिट हुआ था जून 2022 में। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जयशंकर गुटेरेस डिस्कस रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में हैं। यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे 78th उंगा की असेंबली चल रही है। उंगा मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, 78th सेशन अभी चल रहा है, ठीक है। तो साइड लाइन में ये जनरल सेक्रेटरी, उंगा के जनरल सेक्रेटरी गुटेरेस से मिले, एंटोनियो गुटेरेस।
और काफ़ी बातें हुई, डिस्कशंस हुए। इस डिस्कशन में कई चीज़ें उभर कर सामने आई। इन्होंने कहा कि ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक आदि जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिफॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है, और स्टेबिलिटी भी इनमें चाहिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस हुए। फिर दोनों ने दरवाजे बंद कर दो। फिर दोनों ने G20 के प्रेसिडेंसी के लिए इंडिया की तारीफ़ की, मतलब गुटरेस ने तारीफ़ की, ठीक है। फिर जयशंकर मिले उंगा के प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस से, और इसने भी, डेनिस फ्रांसिस ने भी G20 के सक्सेसफुल प्रेसिडेंसी के लिए इंडिया को कंग्रेचुलेट किया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। CJI ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम या तो जस्टिस गीता मित्तल कमेटी को हम ख़त्म कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, या फिर आपको इस पर विश्वास करना होगा। किनसे कहा? पेटिशनर से। कहाँ पे? मणिपुर में, ठीक है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे पेटिशंस आ रहे हैं, कंप्लेंट्स आ रहे हैं, कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस बहुत सारे प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। इससे परेशान होकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो आप गीता मित्तल कमेटी के ऊपर विश्वास करिए या फिर हम इसको ख़त्म कर दें। आप पेशेंस रखिए, ठीक है। गीता मित्तल कमेटी को आप काम करने दीजिए सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से। गीता मित्तल कमेटी क्यों बनाई गई है? ये बनाई गई है रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन की मॉनिटरिंग करने के लिए मणिपुर के अंदर। आप जानते हैं मणिपुर में काफ़ी एथनिक वायलेंस फैल गया था, काफ़ी लंबे समय तक चला एथनिक वायलेंस। अभी तो थोड़ा बहुत शांत हो गया है, ठीक है। जुलाई अगस्त में तो काफ़ी बहुत ज़्यादा हिंसक था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने UIDAI को ये निर्देश दिया कि आप जो लोग भी डिस्प्लेस हुए हैं मणिपुर के अंदर, उनको आधार कार्ड इशू करो। लेकिन आधार कार्ड इशू करने से पहले ये आप इंश्योर कर लेना कि UIDAI के पास इनका रिकॉर्ड है कि नहीं है, मतलब इनके नाम रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। चलते हैं अगले न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है सेंटर रिवर्स मोडीज आधार रिपोर्ट सेज अ बिलियन इंडियंस ट्रस्ट इट, नो ब्रीच ऑफ डेटाबेस। केंद्र सरकार ने मूडी की रिपोर्ट को गलत ठहराया है, मतलब रिजेक्ट कर दिया है, और कहा कि बिलियंस ऑफ इंडियंस ट्रस्ट इट, इंडिया के बिलियंस लोग इसको ट्रस्ट करते हैं, इसमें कोई डेटाबेस ब्रीच नहीं हुआ है, ठीक है। मोदी ने 2 दिन पहले ही, मतलब 1 दिन पहले ही आधार कार्ड या फिर आधार सिस्टम के रिलायबिलिटी पर सवाल उठाए थे और कहा था कि इसके बायोमेट्रिक सिस्टम के कारण बहुत सारे सर्विस डिनायल्स के केसेस आ रहे हैं, सर्विस डिनायल के केसेस आ रहे हैं, ये कहा था मोदी ने, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, IT मिनिस्ट्री ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि मोदी की जो रिपोर्ट है वो बेसलेस है और इसमें डेटाबेस का कोई ब्रीच नहीं हुआ है। UIDAI से किसी तरह के डेटाबेस की ब्रीच की खबर नहीं आई है, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और बहुत सारे इंडियंस, मतलब इंडिया का टोटल पॉपुलेशन जब इस पर ट्रस्ट करता है, ठीक है, जो इंडिया जो है पूरी दुनिया में सबसे अधिक पॉपुलेशन इंडिया के पास है, और जब उतनी बड़ी पॉपुलेशन इस पर ट्रस्ट करती है तो फिर ये रिपोर्ट
किस काम का, ये रिपोर्ट एकदम बेसलेस है। फिर कहा कि IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल एजेंसीज भी आधार की तारीफ करती है। तो मोदी कौन होता है इसको क्रिटिसाइज करने वाला? लास्ट 10 डेकेड से, पिछले 10 सालों से इंडियन पॉपुलेशन आधार पर ट्रस्ट करते आ रहा है। चलते हैं अगले न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है 8 इंस्टीट्यूट्स गिव एन अर्रे ऑफ रीजन्स फॉर जोशीमठ सिंकिंग। जोशीमठ ये सिंक कर रहा है, इसके ऊपर 8 इंस्टीट्यूट्स ने कारण बताए हैं। इसका समअप इस तरह के 8 इंस्टीट्यूट्स में कौन कौन शामिल थे? इसमें शामिल थे WIHG, दैट इज़ वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। फिर शामिल था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT। फिर इसी तरह CBRI, दैट इज़ सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये सारे और भी 4 हैं, ठीक है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स ने रीजन्स बताए हैं कि जोशीमठ क्यों सिंक कर रहा है, और इनके रीजन्स का समरी इस तरह से है। पहला तो है इन्होंने सीस्मिक एक्टिविटी को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरा है कंस्ट्रक्शन लूप होल्स, और तीसरा है पॉपुलेशन प्रेशर। चौथा है पुअर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। जोशीमठ कहाँ है आप जानते हैं? ये उत्तराखंड में है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। अगला न्यूज़ है रेलवेज टाइटन सेफ्टी रूल्स आस्क्स IRCTC टू अरेंज कैटरिंग फैसिलिटी फॉर प्राइवेट कोचेज। तो रेलवे ने IRCTC को निर्देश दिए हैं कि आप जो प्राइवेट कोचेज में लोग ट्रेवल करते हैं उनको कैटरिंग की फैसिलिटी दो, फूड फैसिलिटीज़ दो, ठीक है। और कहा कि सिक्योरिटी चेकअप को इंश्योर करो, ठीक है। मतलब प्राइवेट ट्रेन जब भी छूटती है, मतलब जब भी ये डिपार्ट करती है प्राइवेट ट्रेन, तो पहले आप इसकी सिक्योरिटी चेकअप को इंश्योर करो, ठीक है। क्योंकि कई बार ट्रेवलर्स जो हैं वो इनफ्लेमेबल आइटम्स को कैरी करते हैं, जिसके चलते रेलवे को नुकसान होता है। इनफ्लेमेबल आर्टिकल्स ये एक्सप्लोड कर जाते हैं, ठीक है। ऐसे केस हुआ था प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पता चला कि एक आदमी ये ट्रेवलिंग करते हुए गैस सिलेंडर ले गया था ट्रेन के अंदर और उस पर कॉफ़ी बनाने लगा, ठीक है, जिसके चलते गैस सिलेंडर एक्सप्लोड कर गया और ये काफ़ी नुकसान हुआ रेलवे को, ठीक है। तो इस तरह की घटनाओं को प्रिवेंट करने के लिए कहा कि आप प्री डिपार्चर सिक्योरिटी चेकअप को इंश्योर करो और उसमें इनफ्लेमेबल आइटम्स के कैरीज को डिस्करेज करो, मतलब उसको एकदम नहीं ले जाना है, इनफ्लेमेबल आइटम्स को ट्रेन के अंदर नहीं ले जाना है। ये कहा है रेलवे ने IRCTC से, ठीक है। और इसमें क्या अलाउ किया गया है? यदि किसी प्राइवेट ट्रेन में पैंट्रीज की सुविधा नहीं है तो उसमें फ्लेमलेस कुकिंग फैसिलिटी को कैरी किया जा सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। इसरो टेस्ट्स इंजन फॉर गगनयान मिशन। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए जो इंजन तैयार किया गया है उसकी टेस्टिंग कर ली है। अब इस इंजन का नाम है CE-20E13, ठीक है।
इस इंजन को सक्सेसफुली तैयार कर लिया गया है और इसकी टेस्टिंग कर ली गई है, जो गगनयान मिशन के लिए एक क्वालिफिकेशन है इस इंजन को तैयार करना। ये इंजन 22 टन थ्रस्ट देगा। किसको? ये देगा C-25 को। ये क्या है? LVM-3 है, LVM-3 व्हीकल, ठीक है। ये एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, CUS, ठीक है। और इसकी टेस्टिंग कहाँ पे हुई? इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में। तो ये इंपॉर्टेंट सूचना दी गई है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है फिलीपींस रिमूव्स चाइनाज बैरियर इन डिस्प्यूटेड शोल। फिलीपींस ने चाइना द्वारा लगाए गए बैरियर को हटा दिया गया है, ठीक है। चाइना ने बैरियर कहाँ पे लगाया था? ये 300 मीटर लॉन्ग बैरियर लगाया था। कहाँ पे? एट द एंट्रेंस ऑफ लगून। लगून क्या होता है? एक वाटर बॉडी होती है ओशन के बीच में, ठीक है। मतलब ये अलग से लगून बन जाता है, वाटर बॉडी होती है जो कई तरीके से बनते हैं लगून्स, लेकिन ये साउथ चाइना सी में बना लगून है। विशेषकर यहाँ पे इस लगून में फ़िश बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, ठीक है। इसलिए फिलीपींस इस लगून में फ़िशिंग के लिए जाता था। मतलब फिलीपींस के बोट्स जो हैं इस लगून में एंटर करते थे फ़िशिंग पर्पज़ से, ठीक है। लेकिन चाइना ने बैरियर लगा दिया है, जिसके चलते फिलीपींस इस लगून में एंटर नहीं कर सकता था। और फिलीपींस और चाइना के बीच इस एरिया को लेकर के डिस्प्यूट्स हैं, और फिलीपींस ने कहा है कि चाइना फिशिंग राइट को ब्रीच कर रहा है। तो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही। मिलते हैं कल के न्यूज़पेपर के साथ। थैंक यू।